ये चाणक्य देश में, ये भगवान पुरुषोत्तम राम के देश के लोग, उनके वंशज, किस तरह सोचना शुरू कर दिया आपने कि संकट जब तक आपके घर के दरवाजे पे नहीं आएगा तब तक आप उसकी चिंता नहीं करेंगे। और यही समाज संकट से जब लड़ना चाहता है जब संकट और आतंकवाद उसके दरवाजे पे आ जाए। लेकिन भारत के प्रधानमंत्री से सुबह से शाम तक कहना है कि लद्दाख में चीनियों को खदेड़ दो। तो देश की रक्षा के लिए तो आप चाहते हैं कि बॉर्डर पे जो खतरा है उसे वही समाप्त किया जाए, वो दिल्ली तक न पहुंचे। लेकिन एक समाज के रूप में आप कहते हैं कि मूसा और दुजाना, ये तमाम आतंकवादी जो कश्मीर में हैं, ये वहां लड़ रहे हैं, क्या फर्क पड़ता है, दिल्ली में थोड़ा नहीं है कोई, तो हमें दिल्ली की को चिंता करनी चाहिए। हमारे पड़ोस में कौन आतंकवादी और जिहादी रह रहा है जो कभी भी कुछ भी कर सकता है, और जो कर रहा है लगातार देश के किसी ना किसी कोने में रोज कुछ ना कुछ हो रहा है। हमारी आंखें नहीं खुल रही, और आपकी आंखें नहीं खुल रही, उसके पीछे आपके अपने ही समाज के लोग, उनका स्वार्थ, उन्होंने जिस तरीके की आपको घुट्टी पिलाई है उस घुट्टी से वो भी निकलना नहीं चाहते। ये बात अलग है कि शने शने आग उनके घर भी पहुंच रही है। लिहाजा मेरा मानना है, साइबर सिपाही के लोगों, आपने जितने मुद्दे उठाए हैं वो महत्वपूर्ण हो सकते हैं, लेकिन जब एक देश कई सारी बीमारियों से लड़ रहा हो तो एक तो होता है तत्कालिक इलाज जो सरकार कर रही है, और एक होता है आज जो आप करेंगे उसका इंपैक्ट हजारों साल तक दिखेगा। आज जो आप करेंगे उससे राष्ट्र कई सौ सालों तक सुरक्षित रहेगा। वो फौजी, वो पुलिस वाला उस आतंकवादी को तो मार सकता है जो आपके दरवाजे पे आ गया है, लेकिन ये दहशतगर्दी सोच, ये जिहादी सोच जब व्यवस्था में बैठने लगे, जब सत्ताओं को इन्फ्लुएंस करने लगे, जब संसद को इन्फ्लुएंस करने लगे, तो यकीन मान लीजिए तब वहां ऐसे कानून, तब वहां ऐसे प्रोविजंस होंगे कि आप सदियों तक लड़ते रहेंगे और आप लड़ते लड़ते समाप्त हो जाएंगे। और वो जिहादी मानसिकता इतनी तेजी से नीचे फैलेगी कि आप फिर कोई कानून आपको नहीं बचाएगा। इसलिए जनसंख्या नियंत्रण इसलिए भी जरूरी है कि पूरी दुनिया में यह देखा गया है कि जहां जहां लोकतंत्र और जमहूरियत या डेमोक्रेसी के माध्यम से देश चले, वहां इस्लामिक जिहादियों ने उस व्यवस्था का फायदा उठा करके किस तरीके से इस जमहूरियत और इस लोकतंत्र के माध्यम से अपनी सत्ता को स्थापित किया। जघन्य बड़े बड़े मैसेकर किए। एक न्यायप्रिय आदमी, एक कानून को मानने वाला आदमी डर गया और चंद भीड़ ने ऐसी दहशत फैलाई कि आप अपने घर से वोट देने नहीं जा रहे, व्यवस्थाओं में घुस गए, संविधान में घुस गए, संसद में घुस गए। और यह सिलसिला पिछले 70 साल से नहीं, जब आजादी की लड़ाई चल रही थी तब से बहुत सारे लोगों का फंडा क्लियर था। तुम पाकिस्तान की मांग करोगे और हम पाकिस्तान का विरोध करेंगे, तुम मांग करके पाकिस्तान ले लेना, हम विरोध करके इस सत्ता और व्यवस्था के अंदर घुस जाएंगे और 70 साल के बाद इस देश के बहुसंख्यक समाज को हम इतना कमजोर और नपुंसक बना देंगे कि फिर हम इस संविधान के माध्यम से, इस व्यवस्था के माध्यम से दोबारा से हम अपने उस जिहादी एजेंडे को कामयाबी पर पहुंचा देंगे।
ये बहुत पहले से चल रहा है, लेकिन आप न 47 में सीखे, न 37 में सीखे, न 40 में सीखे, न 43 में सीखे, न 48 में सीखे, न 62 में, न 65 में, न 71 में, न 2003 में। आप नहीं सीखे और आप अपनी बात नहीं कह पाए। आपका सच न बोलना और झूठ का साथ देना ही आपको समझाया गया कि आप अपने सनातन होने पे गर्व करोगे, यहां की परंपराओं की बात करोगे तो आप इस मुल्क को तोड़ने वाली ताकतों में गिने जाएंगे। आप इस्लाम की और जिहाद की नाजायज हरकतों को, नाजायज बातों को मानेंगे। आप इस देश के आतंकवादियों के बारे में चुप रहेंगे। आप संसद में बैठे जिहादी मानसिकता के नेताओं पे सवाल खड़ा करेंगे तो आप सेकुलरिज्म के खिलाफ हैं। और क्या नैरेटिव उन्होंने बनाया कि वो खुल्लम खुल्ला कुछ भी करें, आप उनको रोकें, आप उनको टोकें नहीं। आपने रोका और टोका तो वो क्या कहेंगे कि देखिए साहब, ये इस देश की साझा विरासत को, साझा संस्कृति को तोड़ना चाहते हैं। ये हिंदूवादी ताकतें, ये नाथूराम गॉडसे, ये आरएसएस, ये बीजेपी, इन सब का नाम लेकर के वो आपको बेसिकली कॉर्नर करना चाहते हैं। लेकिन वही ताकतें, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, जमाते इस्लामी, जैशे मोहम्मद, लश्कर तोयबा, ये तमाम संगठन जो आतंकवादी हैं, जो मुस्लिम लीग पाकिस्तान को बनाने की सर्वे सर्वा थी, जिसने पाकिस्तान बनाने के लिए रेजोल्यूशन पास किया, वो आजाद भारत में रहने के बाद भी सेकुलर हो गई क्योंकि वो अपने एजेंडे पे थे। और हिंदूवादी जो नेता थे, चाहे वो वीर सावरकर हो, हमने उनको ग्लोरीफाई नहीं किया, हमने हिंदुओं में भी कायरों को आगे किया क्योंकि हमें शुरू से लालच रहा। इसलिए जब हम कोई भी ऐसी बात उठाएं तो पहले ये सोचें कि ये देश सदियों से हमारा था, हमारा है और रहेगा, और हम इस धरती पे किसी के भी नापाक मंसूबों को पूरा नहीं होने देंगे, चाहे हमें अपनी जान गंवानी पड़े। तब तो ये लड़ाई ईमानदाराना है। लेकिन हमने संगठन बनाया, हमने नारे लगाए, हमने सुविधा के हिसाब से मुद्दों को उठाया और सुविधा के हिसाब से मुद्दों को ठंडे बस्ते में डाल दिया। अब हमें नहीं उठाना है क्योंकि अब हमारा एजेंडा है, हमें उसको तब उठाना है। नहीं, इसका मतलब आप ईमानदार नहीं है, हम ईमानदार नहीं है। लेकिन सेकुलर हो, वामपंथी हो, थर्ड फ्रंट हो, उन्होंने कभी अपने एजेंडे को पीछे नहीं छोड़ा। और जब जब सत्ता का छोटा सा हिस्सा भी उन्हें मिला, उन्होंने बगैर इसकी चिंता करे हुए कि राष्ट्र हमें क्या कहेगा, ये देश हमें क्या कहेगा, उन्हें इसमें इंटरेस्ट नहीं था। उनको इसमें इंटरेस्ट था हमारी कौम हमें क्या कहेगी, हमारे जो लोग हैं वो हमें क्या कहेंगे, हमारी ताकत कैसे मेरे जाने के बाद बढ़ जाए, मजबूत हो जाए। इसलिए सत्ताओं को उन्होंने सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए इस्तेमाल किया, उनसे भी हमने नहीं सीखा। लिहाजा आज सारे मुद्दे गौड़ हैं, हम भी बहुत सारे मुद्दों को उठाते हैं, लेकिन आज कौन सा जरूरी है, क्योंकि ये जो आज है ये कल नहीं रहने वाला, ये हमेशा नहीं रहेगा। इसलिए उन्होंने 47 में, 37 में, 38 में, 50 में, 44 में, 71 में, 92 में अपने एजेंडे को इस तरह से लागू किया कि आप सनातनियों को पता ही नहीं चला। और जब आप जगे तो इतनी देर हो गई कि अब आपको लगा कि अब इस पे क्या करें भाई। इसलिए नई जनरेशन के कुछ बच्चे कहते हैं हमें इतिहास में नहीं जाना। अगर आपको इतिहास में नहीं जाना तो माफ कीजिएगा, आपका वर्तमान क्या है, कैसा होगा, इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। आप कौन हैं, आप हो सकता है सरवाइव कर जाएं एज एन इंडिविजुअल, लेकिन एक राष्ट्र और समाज के रूप में आप सरवाइव नहीं करेंगे। आप जहां जहां जाएंगे
वहां कंप्रोमाइज कर लेंगे। और कंप्रोमाइज आप वो भी करेंगे जो आप नहीं चाहते, क्योंकि आपको जिंदा रहने की बीमारी है। तो जिंदा रहने के लिए तो कोई भी कंप्रोमाइज करता है, लेकिन कुछ हमें इस प्रकृति में जानवरों से भी सीखना चाहिए। जानवर जिंदा रहने के लिए अपनी प्रवृत्ति को नहीं बदलता।